$194 से शुरू कर रहे हैं ना? जी भैया। नई वाली किताब में कौन सा पेज होगा वो देख लीजिए। ठीक है भैया। तो ये जो भ्रमवश अकेलापन, यहां से है ना? जी भैया, नई वाली किताब में 110 पेज नंबर। पेज नंबर 110 है ना? जी। तो हम लोग इससे पहले ये देख चुके थे कि बाबा ने कहा कि परिवार ही मूलतः सभा के रूप में और सभा ही परिवार के रूप में वैभव है ना। तो निर्णय लेने के रूप में सभा कहलाता और क्रियान्वयन के रूप में परिवार कहलाता है। इसको उन्होंने डिफाइन किया। इसके पैरे के बाद वाला जो पैरा है उसमें कहा कि मानव कुल अपना संपूर्ण वैभव को प्रमाणित करने के रूप में प्रथम सोपान परिवार ही है। फिर इसके बाद अगला जो पैरा है उसमें भ्रमित संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे के नस जाल को जानते ही हैं। और इसके बाद 194 में जो पैरा है, तो भ्रमवश अकेलेपन, भ्रमवश जो अकेलापन है वो सदा विरोध और भय के स्वरूप में ही गण्य होता रहा। भ्रमवश अकेलापन सदा विरोध अथवा भय के स्वरूप में ही गण्य होता रहा है या होता है। अकेलेपन से मुक्ति तभी होती है जब परस्परता में विश्वास होता है। तो अकेलेपन से मुक्ति तभी होती है जब कम से कम एक कोई संबंध हो जाए, एक मित्र संबंध हो जाए या कोई भी एक संबंध में विश्वास हो जाए, तभी अकेलेपन से मुक्ति मिलती। नहीं तो मानो भीड़ में रहता हुआ भी अकेला ही रहता है, परिवार में रहता हुआ भी अकेला महसूस करता है। इसलिए बाबा जी यहाँ कह रहे हैं कि अकेलेपन से मुक्ति तभी हो पाती है जब परस्परता में विश्वास हो। कहीं ना कहीं मानव अतिरिक्त विश्वास के लिए तड़पता है। तो अतिरिक्त विश्वास का मतलब है, फिर वो कह रहे हैं कि चाहे जीव जानवर के साथ ही क्यों ना हो। तो कोई लोग गाय पाल लेते हैं, कुत्ते पाल लेते हैं, बल्ली पाल लेते हैं, आदि आदि। इसकी कोई चिन्हित पहचान नहीं हो पाती है, इसलिए बारंबार विश्वास का आधार बदलता रहता है। और जानवरों के साथ क्या होता है कि उनसे कोई चिन्हित पहचान नहीं हो पाती है ना। इसलिए बार बार विश्वास का आधार बदलता रहता है और बदलते बदलते थकना भी कहीं हो जाता है। तो पुनः किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ विश्वास सूत्र जोड़ने का प्रयास भी करता है। मानव अपने में भक्ति और विरक्ति की मान्यता को साधनारत होना पाया जाता है। ये जो अज्ञात व्यक्ति के साथ विश्वास सूत्र जोड़ने की बात है, तो इसके बाद उन्होंने भक्ति विरक्ति की बात की है। तो देव पुरुष भी हो सकते हैं। भक्ति विरक्ति का मतलब है कि भक्ति में किसी देवी देवताओं के साथ जो है संबंध को जोड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसा है। इसे कहीं अपने में संतुष्टि पाने के लिए साधना, अभ्यास, योग, चिंतन, गायन, प्रार्थना, विलपने, इसमें से ज्यादातर जो प्रार्थनाएं आदि हैं वो सब विलाप करने की क्रियाएं हैं ना, कि क्रम से गुजर जाता है और गुजरते गुजरते थक जाना भी होता है। कोई आसित घटना यदि पूरी हो जाती, मनोकामना पूरी हो जाती, उसको सिद्धि हो गया ऐसा मान लेते हैं। और यदि नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, तो ऐसा मान लेते हैं कि ज्ञान हो गया। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर चुप हो जाते हैं। फिर पुनः सर्वाधिक ऐसे साधक किसी मानव के साथ ही अपना संबंध जोड़ते हैं। ऐसे दोनों प्रकार के जो साधक हैं, जिनको लोग सिद्ध मान लेते हैं या जिनको ऐसा मान लेते हैं ये ज्ञानी हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी पुनः किसी न किसी मानव के साथ अपना पहचान स्थापित करने में प्रयत्नशील होते हैं। ऐसे प्रयास में कोई कोई काफी भीड़ इकट्ठा करने में सफल हो जाते हैं। जितना बड़ा भीड़ होता है उतने ज्यादा बड़े जो है सिद्ध और ज्ञानी माने जाते हैं। ऐसे ज्ञानी और सिद्धों की सूची जो है बड़ी होते हुए भी मानव परंपरा भ्रम जाल में यथावत बनी हुई है। क्योंकि
सर्व मानव में समझदारी सुलभ नहीं हुई। मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य का प्रमाण लोक व्यापीकरण हुआ नहीं, यही मुख्य मुद्दा है। इसी विफलता के आधार पे सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज बना नहीं। यही संकट आज के लिए समस्त प्रकार की समस्याओं का कारण है। इसी भ्रमवश हर मानव भय, प्रलोभन और समस्याओं के लिए स्रोत बना हुआ है। इससे छूटने से ही मानव कुल का कल्याण है। फिर आगे कहा कि सर्व मानव का स्वरूप हर मानव परिवार में प्रत्येक नर नारी समझदारी से संपन्न होना एवं समाधान समृद्धि को प्रमाणित करना है। इस विधि से समृद्धि व्यवस्था का परिणाम है। व्यवस्था पूर्वक श्रम नियोजन पूर्वक उत्पादन के आधार पर समृद्धि होना देखा गया है। इसी प्रकार से हर परिवार को प्रमाणित होना आवश्यक है। पहले मंजिल के रूप में हर परिवार ही अपने वैभव का प्रमाण है, जिसका स्वरूप समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, समाधान, समृद्धि है। इस क्रम से जीने, समझने, प्रमाणित होने के संयुक्त स्वरूप को परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था नाम दिया है। फिर कहा कि व्यवस्था का जो दूसरा सोपान है वो परिवार समूह सभा है। इसमें 10 परिवार से निर्वाचित कर एक एक सदस्य एकत्रित होंगे। तो हर परिवार में से एक एक सदस्य को एकत्रित करेंगे, उससे जो है परिवार समूह सभा बनेगी। एक दूसरे की पहचान जागृत परिवार विधि से संपन्न होती है। इसमें नर नारी एक परिवार होते हैं। इसमें प्रतिबद्धता का स्वरूप यही रहेगा कि 10 परिवारों में संतुलन को बनाए रखना है। 10 परिवार में संतुलन का मतलब है 10 परिवारों की परस्परता में न्यायपूर्वक जीने की कला को उज्जवल बनाना। दस परिवारों की परस्परता में पूरकता को बनाए रखना, ये 2 प्रधान कार्यक्रम हैं। तो पहला कार्यक्रम ये है कि 10 परिवारों में संतुलन का मतलब है 10 परिवारों की परस्परता में न्यायपूर्वक जीने की कला को उज्जवल बनाना, और दूसरा है 10 परिवारों की परस्परता में पूरकता को बनाए रखना। ये 2 प्रधान कार्य हैं। इसी क्रम में 10 परिवारों में हस्तशिल्प, ग्राम शिल्प, कविता, साहित्य, चित्रकला, कृषि, कुटीर उद्योग में प्रोत्साहन बनाए रखना है। इनमें ऐसी कलाओं के निखार के लिए उपायों को सोचना, संयोजित करना यह कार्यक्रम रहेगा। इस प्रकार 10 परिवारों का सौभाग्य का निखार हर दिन, हर महीना, हर वर्ष श्रेष्ठता की ओर शोध होना स्वाभाविक रहेगा। यह दूसरे सोपान का वैभव हुआ। इस प्रकार के कार्य के फलन में 10 परिवारों का संयुक्त देन बनी रहेगी। इसमें 10 परिवार कार्यरत रहेंगे, सोचेंगे। हर आयु के लिए परिवार सूत्र से सूत्रित होने का कार्यक्रम बनाए रखेंगे। अपने अपने परिवार में समृद्धि के प्रमाण के रूप में समाज गति के दूसरे सोपान सौभाग्य में भागीदारी करेंगे। तो एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूं। इस क्रम में जीने, समझने और प्रमाणित होने के संयुक्त स्वरूप को परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था नाम दिया है। व्यवस्था का दूसरा जो सोपान है वो परिवार समूह सभा है। इसमें 10 परिवारों से निर्वाचित एक एक सदस्य एकत्रित होंगे। एक दूसरे की जो पहचान है वो जागृत परिवार विधि से संपन्न रहती ही है। इसमें हर नर नारी एक परिवार होते हैं।
इसमें प्रतिबद्धता का स्वरूप यही रहेगा कि 10 परिवारों में संतुलन को बनाए रखना है। 10 परिवार में संतुलन का मतलब है 10 परिवारों की परस्परता में न्यायपूर्वक जीने की कला को उज्ज्वल करना और 10 परिवारों की परस्परता में पूरकता को बनाए रखना। ये दो प्रधान कार्य हैं। इसी क्रम में 10 परिवार में हस्तशिल्प, ग्राम शिल्प, कविता, साहित्य, चित्रकला, कृषि एवं कुटीर उद्योग में प्रोत्साहन बनाए रखना। फिर है इसमें ऐसी कलाओं के निखार के लिए उपायों को सोचना, संयोजित करना यह कार्यक्रम रहेगा। इस प्रकार 10 परिवारों का सौभाग्य का निखार हर दिन, हर वर्ष, हर महीना श्रेष्ठता की ओर शोध होना स्वाभाविक रहेगा। यह दूसरे सोपान का वैभव हुआ और इस प्रकार कार्य के फलन में 10 परिवारों की संयुक्त देन बनी रहेगी। इसमें 10 व्यक्ति कार्यरत रहेंगे, सोचेंगे। हर आयु के लिए परिवार में सूत्रित होने का कार्यक्रम बनाए रखेंगे। अपने अपने परिवार में समृद्धि के प्रमाण रूप में समाज गति के दूसरे सोपान सौभाग्य में भागीदारी करेंगे। फिर 197 पे 10 परिवार संस्कृति सभ्यता में एक रूपता को बनाए रखेंगे। कला और उत्पादन क्रियाओं के प्रोत्साहन से अपनी अपनी पहचान बनाए रखने में सतत स्वयं स्फूर्त विधि से संपन्न होते जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि जो 10 परिवार हैं वो संस्कृति सभ्यता में एक रूपता को बनाए रखेंगे, कला और उत्पादन क्रियाओं के प्रोत्साहन से अपनी अपनी पहचान बनाए रखने में सतत स्वयं स्फूर्त विधि से संपन्न होते जाएंगे। फिर है इस स्वायत्तता को पहचानने के उपरांत सम्मिलित व्यवस्था 10 परिवारों में समाधान समृद्धि का अनुभव होगा, प्रमाणित होगा, गवाहित होना बन जाता है। यही परिवार समूह सभा का वैभव होना पाया जाता है। इस वैभव के साथ यह भी स्वयं स्फूर्त होता है कि इसकी विशालता की आवश्यकता है। जैसे परिवार में परिवार समूह व्यवस्था की प्रवृत्ति स्वयं स्फूर्त होती है, उसी प्रकार से परिवार समूह सभा ग्राम परिवार की विशालता 10 के गुणन में होते हुए ग्राम सौभाग्य को प्रमाणित करने का उद्देश्य बन जाता है। यानी फिर 10 के योगफल में जो परिवार समूह सभाएं हैं उनमें से एक एक व्यक्ति चुन के ग्राम सभा का गठन होता है ना। फिर लिखा है कि क्योंकि समूचे ग्राम में कम से कम 10 परिवार समूह सभा से निर्वाचित सदस्य होते। 10 परिवार सभा अपने सौभाग्य प्रमाणित किए रहना एक स्वाभाविक रहता है। इन आधारों पर हर परिवार समूह सभा से एक एक व्यक्ति का निर्वाचन होना सहज हो जाता है। इस स्वयं स्फूर्त निर्वाचन से जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य दायित्व से संपन्न, सजग, प्रमाणित रहता ही है, क्योंकि समझदार परिवार से ही जनप्रतिनिधि की उपलब्धि होना पाया जाता है। इसके हर परिवार के समझदार होने की व्यवस्था लोक शिक्षा और शिक्षा विधि से मानवीय शिक्षा का बोध कराने की व्यवस्था सुचालित रहेगी ही। इस प्रकार से तीसरे सोपान के लिए 10 प्रतिनिधि परिवार समूह सभा से निर्वाचित होकर ग्राम सभा के लिए उपलब्ध रहेंगे।
इनके निर्वाचन की कालावधि को हर ग्राम सभा अपनी अनुकूलता के आधार पर अथवा अपनी अनुकूलता के आधार पर निर्णय लेगी, सबकी अनुकूलता के आधार पर निर्णय लेगी। उस कालावधि तक मूलतः परिवार से निर्वाचित होकर, परिवार समूह से निर्वाचित होकर ग्राम परिवार सभा कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए पहुंचते रहते हैं। इनके लिए कोई मानदेय या वेतन स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि हर परिवार समृद्ध रहता ही है। समाधान समृद्धि के आधार पर जनप्रतिनिधि निर्वाचन होना पाया जाता है। जब 10 प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं, ये सभी प्रतिनिधि हर कार्य करने के योग्य रहते हैं। व्यवस्था कार्य में ऐसा कोई भाग नहीं रहेगा जिसे यह कर नहीं पाएंगे। दूसरा, हर कार्य के लिए समय और प्रक्रिया को निर्धारित करने में समर्थ रहेंगे। इस सोच के आधार पर मानवीय शिक्षा संस्कार के अंतर्गत जैसे एक गांव में प्राथमिक शाला की आवश्यकता तो रहता ही है, उसमें पारंगत रहेंगे। न्याय सुरक्षा कार्य में पारंगत रहेंगे, उत्पादन कार्य में पारंगत रहेंगे, विनिमय कार्य में पारंगत रहेंगे, स्वास्थ्य संयम कार्य में पारंगत रहेंगे। तो प्राथमिक स्वास्थ्य विधा में सभी पारंगत रहेंगे। तो पहले, इससे पहले वाले पैराग्राफ में परिवार समूह सभा में क्या होगा उसको उन्होंने स्पष्ट किया, और इसमें फिर ये बताया कि परिवार समूह सभा से कैसे ग्राम सभा का जो है विकास होगा, उसकी बात हुई। और उसमें ये कहा कि हर परिवार समूह सभा से एक एक व्यक्ति जो है चुनकर निर्वाचित होकर ग्राम सभा का सदस्य बनेगा। और क्योंकि वो परिवार सभा में व्यवस्था में भागीदारी के अभ्यास से आ रहा है, इसलिए वो हर प्रकार के काम जो ग्राम सभा में होते हैं उनको करने में पारंगत होगा। और फिर इसके बाद ये कहा कि जो गांव स्तर की जो व्यवस्था है, तो उसमें शिक्षा, न्याय, उत्पादन कार्य, विनिमय, स्वास्थ्य संयम में ये सब लोग पारंगत रहेंगे। फिर इसके बाद जो अगला पैराग्राफ है उसमें कहा कि हर समझदार परिवार में स्वास्थ्य संयम विधा में सामान्य चिकित्सा ज्ञान, शरीर रचना ज्ञान, शरीर संतुलन का ज्ञान संपन्न रहता ही है। इतना ज्ञान हर परिवार एवं प्रतिनिधि में रहता है। कर्माभ्यास किसी में कम ज्यादा हो सकता है। इस विधि से हर प्रतिनिधि की मानसिकता सबके साथ तालमेल बनाए रखने के सूत्र व्याख्या में निष्णात रहेंगे। अतएव उक्त पांचों विधाओं में कृतकारित अनुमोदित कार्यों का अधिकार संपन्न रहते हैं। तो ये ऊपर के 5 कार्य यानी शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन, विनिमय और स्वास्थ्य संयम कार्य। तो उक्त 5 विधाओं में कृतकारित अनुमोदित कार्यों का अधिकार संपन्न रहते हैं। यही मौलिक अधिकार है और यही मानव अधिकार का प्रशस्त स्वरूप है। प्रशस्त स्वरूप का तात्पर्य है पीढ़ी से पीढ़ी प्रेरणा पाने योग्य क्रियाकलाप। फिर लिखा है कि मानसिकता, ज्ञान, विज्ञान, विवेक संपन्न समझदारी। प्रशस्त स्वरूप का तात्पर्य है पीढ़ी से पीढ़ी प्रेरणा पाने योग्य क्रियाकलाप, मानसिकता, ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्न समझदारी है। ऐसे समझदार प्रतिनिधि अब 10 परिवार समूह सभा और कम से कम 100 परिवारों के सम्मिलित सौभाग्य को प्रमाणित करने के लिए निष्ठान्वित हो जाते हैं। इन 100 परिवारों में संस्कृति सभ्यता की समानता को वैभव के रूप में मूल्यांकित करेंगे। जहां कहीं भी अर्थात किसी परिवार अथवा परिवार समूह में किसी श्रेष्ठता की आवश्यकता होने पर ग्राम समूह सभा के 10 प्रतिनिधि प्रेरक हो जाते हैं। फलस्वरूप वांछित श्रेष्ठता का उदय हो ही जाती है। इस प्रकार श्रेष्ठता और श्रेष्ठता का सम्मान प्रणाली अपने आप गतिशील हो जाती है।
हर प्रतिनिधि मानवीयतापूर्ण आचरण में निष्ठान्वित रहेंगे। हर स्थिति में मानवीयतापूर्ण आचरण को प्रमाणित किए रहेंगे, यही प्रधान सूत्र है। फिर अगले पैरा में है शिक्षा संस्कार की मूल वस्तु। अक्षर आरंभ से लेकर सहअस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान संपन्न होने तक क्रमिक शिक्षा पद्धति रहेगी। यानी शुरुआत अक्षर ज्ञान से होगी और धीरे धीरे अस्तित्व दर्शन और जीवन दर्शन ज्ञान से संपन्न होने के लिए क्रमिक शिक्षा पद्धति रहेगी। हर गांव में प्राथमिक शाला का प्रावधान बना ही रहेगा। गांव के हर नर नारी समझदार होने के आधार पर स्वयं स्फूर्त विधि से प्राथमिक शिक्षा को सभी शिशुओं में अंतस्थ करने का कार्य कोई भी कर पाएंगे। गांव में हर नर नारी समझदार होने के आधार पर स्वयं स्फूर्त विधि से प्राथमिक शिक्षा को सभी शिशुओं में अंतस्थ यानी स्थापित करने का कार्य कोई भी कर पाएंगे। इस विधि से प्राथमिक शिक्षा के कार्य के लिए कोई अलग से वेतन या मानदेय की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर लिखा है कि गांव के हर नर नारी शिक्षित करने का अधिकार संपन्न होंगे। फिर अगले पैराग्राफ में है कि दूसरी विधि से हर गांव में प्राथमिक शिक्षा शाला के साथ हर अध्यापक के लिए एक निवास, साथ में ग्राम शिल्प का एक कार्यशाला, हर अध्यापक के लिए 5-5 एकड़ जमीन और 5-5 गाय की व्यवस्था रहेगी। यह पूरे गांव के संयोजन से संपन्न होगा। यह शाला अभिभावक विद्यालय के रूप में कार्यरत रहेगी। इन दोनों विधि से शिक्षा संस्कार कार्य को पूरे गांव में उज्जवल बनाने का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो मानवीय शिक्षा मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद पर आधारित रहेगी। शिक्षा सहअस्तित्व दर्शन जीवन के रूप में प्रतिपादित होगी। इस प्रकार हम एक अच्छी स्थिति को पाएंगे जिससे सहअस्तित्ववादी मानसिकता बचपन से ही स्थापित होने की व्यवस्था रहेगी। तो शिक्षा संस्कार को यहाँ स्पष्ट कर दिया है ना। फिर आगे है व्यवस्था की दूसरी कड़ी में सुरक्षा कार्य संपन्न होंगे। इसमें ग्राम परिवार सभा के लिए निर्वाचित 10 सदस्य सुस्पष्ट ज्ञान संपन्न, विवेचना और विश्लेषण में पारंगत होंगे। हर परिवार समझदार परिवार होने के आधार पर गलती और अपराध की संभावना नहीं रहती है। फिर भी यदि कोई प्रवृत्ति उदय होने से घटना तक पहुंचने के पहले सुधार होने की व्यवस्था रहेगी। ऐसी व्यवस्था का प्रभावशीलन परिवार से ही आरंभ होकर परिवार समूह, ग्राम परिवार सभा में कार्यरत निष्णात व्यक्तिगत सुधार के लिए दायी रहेंगे, जिम्मेदारी रहेगी। जो अनुचित है, अनावश्यक है अथवा गलती अपराध है, ऐसी मानसिकता को पहचानने का दायित्व सर्वप्रथम परिवार में, उसके अनंतर परिवार समूह सभा में और ग्राम परिवार में रहेगी। ग्राम के संपूर्ण 100 परिवार दायी रहेंगे। जैसे ही ऐसी मानसिकता देखने को मिले तुरंत सुधारने का कार्य करेंगे और पूरे गांव के 100 परिवारों का मूल्यांकन वर्ष में एक बार अथवा 6 महीने में एक बार, आवश्यकता पड़ने में महीने में एक बार होना स्वाभाविक रहेगी। इसकी सुगमता हर 10 परिवारों के प्रतिनिधि करेंगे। हर परिवार अपना मूल्यांकन स्वयं करेगा। इन दोनों आधार पर ग्राम सभा का अपना ध्यान देकर मूल्यांकन की घोषणा करेगा। इनमें कोई भी परिवार में श्रेष्ठता की आवश्यकता होने पर अथवा परिवार समूह में श्रेष्ठता की आवश्यकता होने पर
ग्राम सभा उसकी भरपाई करने का कार्य करेगी। मूल्यांकन का ध्रुव बिंदु समाधान समृद्धि संपन्न होगा। तीसरा बिंदु उपकार कार्य में प्रवर्तन समाज गति के रूप में मूल्यांकित होगी। तो इस पैराग्राफ में बताएं कि व्यवस्था की जो दूसरी कड़ी में सुरक्षा कार्य है, यानी शिक्षा संस्कार के बाद न्याय सुरक्षा कार्य, इसमें ग्राम परिवार के लिए निर्वाचित 10 सदस्य सुस्पष्ट ज्ञान संपन्न, विवेचना विश्लेषण में पारंगत होंगे। हर परिवार समझदार परिवार के आधार पर गलती और अपराध की कोई संभावना नहीं रहेगी, और यदि ये होती भी है तो परिवार समूह और ग्राम परिवार जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो जो अनुचित है, अनावश्यक है, गलती अपराध है, ऐसी मानसिकता को पहचानने का दायित्व जो है सर्वप्रथम परिवार में, इसके अनंतर परिवार समूह सभा में और फिर ग्राम परिवार में रहेगी। ग्राम के संपूर्ण 100 परिवार इसके लिए जिम्मेदार हैं, या जिम्मेदारी या उत्तरदायी या दायी होंगे। ग्राम के संपूर्ण 100 परिवार दायी रहेंगे। जैसे ही ऐसी मानसिकता देखने को मिले तुरंत सुधार का कार्य करेंगे, और पूरा गांव के 100 परिवारों का मूल्यांकन वर्ष में एक बार, 6 महीने में एक बार, या आवश्यकता पड़ने पर हर महीने स्वाभाविक रहेगी। इसकी सुगमता हर 10 परिवारों के प्रतिनिधि करेंगे। हर परिवार अपना मूल्यांकन स्वयं करेगा। इन दोनों आधार पर ग्राम सभा अपना ध्यान देकर मूल्यांकन की घोषणा करेगा। इनमें से कोई भी परिवार में श्रेष्ठता की आवश्यकता होने पर अथवा परिवार समूह में श्रेष्ठता की आवश्यकता होने पर ग्राम सभा इसकी भरपाई का कार्य करेंगे। मूल्यांकन का ध्रुव बिंदु समाधान समृद्धि संपन्नता होगा। तीसरा बिंदु जो है उपकार कार्य में प्रवर्तन समाज गति के रूप में मूल्यांकित हो गए। फिर कह रहे हैं कि व्यवस्था की जो तीसरी कड़ी है वो उत्पादन कार्य है। तो इन उत्पादन कार्यों में कृषि, पशुपालन, ग्राम शिल्प, हस्तशिल्प ही प्रधान रूप से रहेगा। इसी के साथ ग्राम उद्योग की संभावना रहेगी। ग्राम उद्योग में ऊर्जा संतुलन कार्य रहेगा। यह स्थानीय परिस्थिति के साथ ग्राम सभा निर्णय करेगी। उत्पादन कार्यों की जितनी भी श्रेष्ठतम क्रिया प्रक्रिया तकनीकी होगी वह सभी परिवार में समावेश रहेगी। साथ में यह भी प्रावधान रहेगा कि किसी एक परिवार में स्वयं स्फूर्त श्रेष्ठता होने की स्थिति में समूचे 100 परिवार में सुलभ कराने की व्यवस्था ग्राम सभा में निहित रहेगी। मान लीजिए किसी एक परिवार में कोई श्रेष्ठता जो है पहचानने में आती है, तो उसका जो लोक व्यापीकरण है वो 100 परिवारों तक करने की व्यवस्था रहेगी। उत्पादन कार्य में, यानी किसी स्किल में कोई एक महारत हो जाता है तो उसका लोक व्यापीकरण करना। हर परिवार अपने में आगे का कोई श्रेष्ठ कार्य करने में सफल होता है, उसे तत्काल ग्राम सभा के अवगाहन में लाने की स्वतंत्रता रहेगी। तो फिर ये कहा कि इसको एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। व्यवस्था की तीसरी कड़ी जो है उत्पादन कार्य है। इस उत्पादन कार्य में कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, ग्राम शिल्प प्रधान रूप से पहचान रहेगी। इसी के साथ ग्राम उद्योग की भी संभावना रहेगी। ग्राम उद्योग में ऊर्जा संतुलन कार्य रहेगा। यह स्थानीय परिस्थिति के साथ ग्राम सभा निर्णय करेगी। उत्पादन कार्यों की जितनी भी श्रेष्ठतम क्रिया प्रक्रिया तकनीकी होगी वह सभी परिवारों में समावेश रहेगी। साथ में यह भी समावेश रहेगा कि किसी एक परिवार में स्वयं स्फूर्त श्रेष्ठता होने की स्थिति में समूचे 100 परिवार में सुलभ कराने की व्यवस्था ग्राम सभा में निहित रहेगी। हर परिवार अपने में आगे का कोई श्रेष्ठ कार्य करने में सफल होता है, उसे तत्काल ग्राम सभा के अवगाहन में लाने की स्वतंत्रता रहेगी। फिर अगला पैरा है गोबर गैस
सूर्य ऊर्जा, वायु तरंग, कचरा गैस, इन सब से ईंधन और प्रकाश की व्यवस्था और तकनीकी सहज सुलभ रहेगी। ग्राम सभा के जनप्रतिनिधि इस बात को तय करेंगे कि गृह उद्योग, ग्राम शिल्प, स्थानीय संपदा के आधार पर क्या क्या उद्योग हो सकते हैं, इसकी सूची बनेगी। इसके लिए समुचित तकनीकी सुलभ कराने की व्यवस्था करेंगे। हर समझदार परिवार श्रेष्ठता और गतिशीलता के साथ जुटा रहेगा। इसलिए हर श्रेष्ठता गतिशीलता के स्रोत ग्राह्य रहना स्वाभाविक रहेगा। आरंभिक चरण में हर परिवार को समझदार बनाना प्रधान कार्य रहेगा। गांव के हर व्यक्ति के लिए न्याय सुलभ होने में भरोसा, न्याय पूर्वक जीने में विश्वास बना रहना ही ग्राम स्वराज सफल होने का बिंदु है। गांव के हर व्यक्ति के लिए न्याय सुलभ होने में भरोसा या विश्वास, न्याय पूर्वक जीने में विश्वास बना रहना ही ग्राम स्वराज सफल होने का बिंदु है। इसी आधार पर हर परिवार में उत्पादन कार्य स्वीकृत रहता है। उसके लिए ग्राम सभा जो कुछ भी प्रस्तावित करेगी स्वीकृत होती रहेगी। ग्राम सभा अपने में निष्ठा बनाए रखेगी। बाजार में जो चीजें जितने पैसे में मिलता है उतने पैसे में यदि गांव में तैयार होता है तो गांव में तैयार करने का निर्णय लेगी, क्योंकि गांव में एक व्यक्ति को समुचित उत्पादन का प्रावधान हो जाता है। इसी विधि से आहार, आवास, अलंकार संबंधी वस्तुओं के प्रति नजरिया रहेगी। इसके अनंतर संपूर्ण महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं जैसे दूरगमन, दूरश्रवण, दूरगमन संबंधी वस्तुओं को सहज संभालने के लिए संपूर्ण कर्माभ्यास करने की व्यवस्था रहेगी। इसके अनंतर इनसे किसी वस्तु को निर्मित करने की संभावना ग्राम की परिस्थिति में होने के आधार पर उन वस्तुओं को निर्मित करने का कार्यक्रम गांव में संपन्न होगा। कृषि में बीज स्वायत्तता, उर्वरक स्वायत्तता, कीटनाशक औषधियों की स्वायत्तता, पानी की स्वायत्तता बनी रहेगी। पानी की स्वायत्तता क्रम में अति आधुनिक विधि से हम जो पाताली जल स्रोत का उपयोग करने में सफल हो गए हैं, इसकी पूरकता की विधियों को सोचने की आवश्यकता है। अभी तक चली संग्रह सुविधावादी से इस ओर ध्यान नहीं गया है अथवा कारगर विधि से ध्यान नहीं गया है। अब समझदार ग्राम स्वराज व्यवस्था का इस ओर ध्यान देना स्वाभाविक है। अस्तु, पाताली जल स्रोत जितना हम उपयोग करते हैं, कम से कम 3 गुना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 गुना वर्षाकालीन पानी को संग्रह कर रखने की व्यवस्था हर कृषक अपनी जमीन में बनाए रखेगा। बाबा जी कह रहे हैं कि अभी जो पाताली जल का जितना हम उपयोग करते हैं, इससे 3-4 गुना ज़्यादा वर्षा के जल को इकट्ठा संग्रह करने की व्यवस्था हर कृषक को जमीन में बनाए रखेगा, जिसमें से कुछ भाग यदि उड़ जाता है, एवापोरेट हो जाता है और कुछ भाग जमीन पी लेती है, तो पाताल जल स्रोत बन जाती है, जिससे पाताल जल तादाद बने रहने का सूत्रपात हो सके। तो 4 गुना क्यों करना है, तो इसका कारण बताया कि कुछ हिस्सा उड़ जाता है, कुछ जमीन एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसलिए 4 गुना पानी को
जितना हम लोग खेती में उपयोग करते हैं उससे 4 गुना पानी को हमको संग्रह करने की विधि को गांव में विकसित करना चाहिए। फिर लिख रहे हैं कि जिससे धरती की सतह पर जो वनस्पति शेष हैं वे सुरक्षित रह सकें, क्योंकि यदि पाताली जल निकालते जाएंगे तो पेड़ पौधों के लिए मट्टी में नमी कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर टेबल नीचे चला जाएगा। और यदि हम लोग जल संग्रहण का काम करते हैं तो उससे जो मट्टी है वो रिचार्ज बनी रहेगी तो पेड़ों को पानी मिलता रहेगा, तो गर्मी में भी फिर पेड़ सूखेंगे नहीं। तो इसलिए इसमें ऐसा लिखा है कि धरती की सतह पे जो वनस्पति शेष हैं वे सुरक्षित रह सकें, क्योंकि पाताल जल स्रोत जितना नीचे चला जाएगा धरती की सतह का जल और जल स्रोत सूखने की संभावना रहेगी। वर्तमान में सर्वाधिक नदी, नाले, तालाब, सरोवर सूखा हुआ देखने को मिलता है। उसका मूल कारण यही है क्योंकि जो वाटर टेबल है वो नीचे चला गया है ना, जिसको बाबा जी ने यहाँ पर पाताल जल स्रोत जो है नीचे चला जाएगा, तो वो नीचे चला गया। इसलिए जो कुओं में पानी आता था और कुएं जो है रिचार्ज होते थे या तालाब रिचार्ज होते, नदियाँ भी जो है उसमें रिचार्ज होती रहती थी। तो अभी क्या हुआ, वाटर टेबल नीचे चले जाने से ये देखने को मिल रहा है कि सभी कुएं, तालाब, नदी, नाले, सरोवर आदि सब सूख जाते हैं। तो सतह में वनस्पति, औषधि, वनोपज प्रचुर मात्रा में होने के लिए धरती की सतह के ऊपर का पानी सर्वाधिक रहना आवश्यक है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि वन के लिए, वनस्पतियों के लिए या औषधियों के लिए या वनोपज प्रचुर मात्रा में होने के लिए धरती की सतह के ऊपर पानी सर्वाधिक उपयोगी है। तभी नदी, नाला, कुआं, तालाब, सरोवर ये सब भी पानी से भरपूर दिखाई पड़ेंगे। जैसे ऋतु संतुलन और धरती के संतुलन की स्थिति में रहे आए हैं। तो जब ऋतु संतुलन था या धरती संतुलित थी, उस स्थिति में नदी, तालाब ये सब भरे रहते थे, पोखर। तो अभी क्या है कि नदी ये सब सूखे हुए मिलते हैं। फिर अगले पैराग्राफ में कहा कि इस क्रम में हम अच्छी तरह से कृषि उत्पादन के साथ साथ इमारती एवं जलाऊ लकड़ी का भी अपने खेत में उपज लेना सहज है। हर समझदार कृषक को भूमि के सदुपयोग को अपनी पूरकता विधि से पहचानना बन जाता है। फिर कह रहे हैं कि इस क्रम में हम अच्छी तरह से कृषि उत्पादन के साथ इमारती एवं जलाऊ लकड़ी का भी अपने खेतों में उपज लेना सहज है। हर समझदार कृषक को भूमि के सदुपयोग को अपनी अपनी पूरकता विधि से पहचानना बन जाता है। अतएव उत्पादन के सभी आयामों की संभावनाओं के आधार पे तकनीकी कर्म अभ्यास गांव में स्थापित करने का अधिकार ग्राम सभा में बना रहेगा। कृषि के चारों स्वायत्तता के पक्ष में हर ग्राम सभा सुलभ सार्थक बनाने का कार्य करेगी। फिर लिखा है, व्यवस्था की चौथी कड़ी हर परिवार में उत्पादन का एक कोष रहेगा। परिवार के उत्पादन से अधिक जितने भी उत्पादन करेंगे उसका विनिमय आस पड़ोस में अर्थात ग्राम समूह और ग्रामों में कर लेगी। योगेश भाई, हाँ भैया। तो ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? हमारे बिल्कुल भैया, अपना जो अपन काम करना का सोच रहे हैं वो पूरा इसमें लिखा हुआ है।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही है ना? सोच रहा हूँ, वही जो है समझ रहा हूँ। जी जी। हाँ भैया। तो फिर मैं ये पढ़ रहा था, व्यवस्था की चौथी कड़ी, हर परिवार में उत्पादन का एक कोष रहेगा और परिवार के उपयोग से अधिक जितने भी उत्पादन रहेंगे उसका विनिमय आस पड़ोस में अर्थात ग्राम समूह में और ग्रामों में कर लेगी। तो विनिमय प्रणाली की बात कर रहे हैं, जिससे सामग्री लाने और ले जाने की प्रक्रिया में काफी बचत हो जाएगी। अभी क्या दूर दूर से लाते हैं, उससे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में समय, शक्ति और ऊर्जा खर्च होती है। इससे ईंधन से लेकर श्रम तक और श्रम से लेकर यंत्रों तक का बचत का प्रावधान है। तो यंत्र भी कम लगेंगे। इसे अच्छी तरह से समझदार परिवार का हर सदस्य समझ सकता है। परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन जितना भी रहेगा, वे सभी उत्पादनों को एक सम्मिलित कोष में एकत्रित किया जाएगा। यह कोष मूलतः वस्तुओं का ही कोष है। इसके साथ श्रम मूल्य का मूल्यांकन रहेगा। उसी के बराबर में हर गांव में कोषालयों के खाते में श्रम मूल्य के साथ प्रतीक मुद्रा का संख्या भी लिखकर रखी जाएगी, क्योंकि अभी प्रतीक मुद्रा है इसलिए। उसी के साथ हर परिवार में उसी ग्राम कोष से क्या क्या वस्तुएं समीची दिनों के लिए आवश्यक है, वह सूची रहेगी। यानी साल भर में हमको जो जो चीजें लगती है उसका सूची रहेगी। उसी कोष से अपेक्षित वस्तुओं को प्राप्त किया जाएगा। ग्राम विनिमय कोष से वस्तुएं किसी दूसरे ग्राम कोष में जाएंगी और दूसरी वांछित वस्तुओं को लाएंगी। तभी तक समीपस्थ बाजार में विक्रय कर आवश्यक वस्तुओं को क्रमवार लाने की व्यवस्था रहेगी। तो जब तक ये विनिमय प्रणाली पूरी तरह से स्थापित नहीं हो, मूलक स्वराज व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती है, उस स्थिति में वो कह रहे हैं कि जो भी वांछित वस्तु होगी तो समीपस्थ जो बाजार हो, निकट में जो भी बाजार होगा, तो वहां विक्रय करके और जो आवश्यक वस्तुओं को लाने की व्यवस्था रहेगी। वो आवश्यक वस्तुएं जो हैं कोष में इकट्ठी हो जाएंगी। फिर कह रहे हैं कि लाभ हानि मुक्त विधि से वस्तुओं को ग्राम के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी। तो ऐसी जो वस्तुएं हैं जो गांव में उत्पादित नहीं होती हैं, ऐसी वस्तुओं को लाभ हानि मुक्त विधि से सबके लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी। मतलब जो कोष है वो किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं लेगा, क्योंकि वो सेवा का काम है, इसलिए उसमें लाभ हानि नहीं होगी। उपकार विधि से होगा। उपकार विधि से होगा। इसी विनिमय कोष के कार्यक्रम में सभी प्रकार की आहार संबंधी वस्तुएं यथा सब्जी, दूध, अनाज वगैरह तो रहेंगी ही। कलात्मक जितनी भी उपज है, कृषि औजार, भार वाहन का औजार, गृह निर्माण में उपयोगी वस्तुएं, अलंकार संबंधी सभी उपज को कोषालय में एकत्रित किया जाएगा। कोषालय से बाजार में दूसरा स्वराज्य कोषालय में ले जाने की या ले आने की व्यवस्था ग्राम स्वराज सभा में रहेगी। फिर व्यवस्था की पांचवी कड़ी जो है स्वास्थ्य संयम। स्वास्थ्य संयम का मतलब मानसिक रूप में संतुलित रहने का तौर तरीका। इसका ध्रुव बिंदु स्वस्थ मानसिकता को सटीक प्रमाणित करने के रूप में पहचाना जाता है। तो जहां कहीं भी असंतुलन दिखने पर उसको संतुलित करने की व्यवस्था रहेगी। इसमें वन औषधियों का, घरेलू औषधियों का और बनी हुई औषधियों का उपयोग करना रहेगा। साथ में स्थानीय रूप में मिलने वाली औषधियों को निर्माण करने की व्यवस्था रहेगी। आसन, व्यायाम, आसन, प्राणायाम खेल के रूप में सभी का स्वास्थ्य संतुलन की संभावना
प्रावधानित रहेगा। उक्त प्रकार से पांचों कड़ियों के संचालन के लिए आवश्यक यंत्र के रूप में 5 समितियों को मनोनीत किया जाएगा। यह अधिकार ग्राम सभा में निहित है। अब रहा समितियों में संख्या का प्रश्न। यह स्थानीय सभा के विचाराधीन रहेगा। मनोनीत सदस्य स्वायत्त परिवार के ही हो सकते हैं। उपकार विधि से ही पूरा ग्राम स्वराज व्यवस्था संपादित रहना समझदारी का प्रमाण है। यही ग्राम स्वराज वैभव का तीसरा सोपान है। फिर इसके आगे परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था क्रम में चौथा सोपान ग्राम समूह सभा के रूप में प्रकट होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि केवल परिवार व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। सम्मिलित परिवार व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि परिवार ही सार्वभौमता संपूर्ण मानव के साथ जुड़ी हुई है। इसे प्रमाणित करने के लिए एक निश्चित क्रम आवश्यक है ही। चौथे सोपान में 10 ग्राम मोहल्ला परिवार सभाओं से एक एक व्यक्ति निर्वाचित होकर एक ग्राम समूह सभा को गठित होना आवश्यकता है। ये सभी निर्वाचित सदस्य अपने में तृतीय सोपानीय कार्यक्रमों में पारंगत होते हुए चौथे सोपान में अपनी भागीदारी की पहचान प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत हुए रहते हैं। इसमें से इस गांव के लिए शिक्षा संस्था रहेगी। पहले की ही तरह 2 विधियों से इसे क्रियान्वयन करना बन जाता है। स्वायत्त परिवार में से विद्वान नर नारी को भागीदारी करने का अवसर बना रहेगा। इसमें सामर्थ्यता की पहचान है। पढ़ाई लिखाई रहेगी, समझदारी भी रहेगी, प्रतिभा की 6 महिमाएं प्रमाणित रहेंगी। ऐसे कोई भी व्यक्ति के लिए स्वयं स्फूर्त विधि से शिक्षा संस्था में उपकार के लिए मानसिकता से कार्य करने के लिए अवसर रहेगा। तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि ग्राम सभा तक जो भी प्रतिनिधि हैं, समिति के सदस्य हैं, क्योंकि वो उन जगह प्रमाणित हो चुके होते हैं, उन्हीं में से कुछ एक एक व्यक्ति निकल के ग्राम समूह सभा का गठन करेगा। तो वो कह रहे हैं कि उनमें स्वायत्तता भी बनी रहेगी, समझदारी भी रहेगी, सामर्थ्य का पहचान भी रहेगा, पढ़ाई लिखाई भी रहेगी, समझदारी रहेगी, और 6 जो प्रतिभा की जो 6 महिमाएं हैं, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान आदि, ये भी प्रमाणित रहेगी। ऐसे कोई भी व्यक्ति के लिए स्वयं स्फूर्त विधि से शिक्षा संस्था में उपकार के मानसिकता से कार्य करने के लिए अवसर रहेगा। दूसरे विधि से हर 10 गांवों से अर्थात 1000 परिवारों के श्रम सहयोग से अथवा योगदान से अभिभावक विद्याशाला बनी रहेगी। इस विद्याशाला में 10 गांवों से विद्यार्थियों को पहुंचने के लिए गतिशील साधन को ग्राम समूह सभा बनाए रखेगा। इन साधनों का उपार्जन 1000 परिवारों के योगदान से बना रहेगा। हर परिवार अपने श्रम नियोजन के फलस्वरूप उपार्जित किए धन या उपार्जित किए गए में से प्रस्तुत
किए गए अंशदान के फलस्वरूप विद्यालय सभी प्रकार से संपन्न हो पाता है। इसी ग्राम समूह परिवार से संचालित शिक्षा संस्थान में जो भागीदारी करते हैं वह अध्यापक विद्वान संस्कारकारियों को समारोहों को उत्सवों को संपादित करने का कार्य करेंगे, जैसे जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अक्षराभ्यास उत्सव, विवाह उत्सव आदि संस्कार कार्यों को संपन्न कराएंगे। यहाँ स्वतंत्र उत्सव कार्यक्रम उत्सव को ग्राम परिवार सभा, ग्राम समूह सभा संचालित करेंगे। हर उत्सव में विद्यार्थियों और अध्यापकों के प्रेरणादायी वक्तव्य को प्रस्तुत करेंगे। प्रेरणा का आधार समझदारी के अनुसार ईमानदारी, ईमानदारी के अनुसार जिम्मेदारी रहेगी, जिम्मेदारी के अनुसार भागीदारी रहेगी। इसी मंतव्य को व्यक्त करने के लिए साहित्य का प्रस्तुतिकरण रहेगा। स्वास्थ्य संयम प्रेरणादायी प्रस्तुतियां स्वागतीय रहेंगी। शोध अनुसंधान का स्वागत और मूल्यांकन करता रहेगा। फिर आगे अगले पैराग्राफ में है, सर्व मानव अपने में सुख चाहने वाला होने के आधार पर और सर्व मानव समझदार होने के आधार पर, सर्व मानव व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के आधार पर मूल्यांकन होता रहेगा। ग्राम समूह सभा में शिक्षा संस्कार पहली कड़ी है। दूसरी कड़ी में न्याय सुरक्षा कार्य संपन्न होना पाया जाता है। न्याय सुरक्षा कार्य में निष्णात व्यक्तित्व ही इसके पूर्व की सोपानी कार्यों के आधार पर पहचान हुआ रहता ही है। यह हर निर्वाचित व्यक्ति का साधारण रूप में पहचान होना स्वाभाविक है। पीछे कहे गए 3 सोपान में मानव न्याय जो अनसुलझा रह जाता है उसको सुलझाने के लिए ग्राम समूह सभा का महिमा मंडित कार्य रहेगा। यह 1000 परिवारों के साथ न्याय दृष्टि को, सत्य दृष्टि को सजग बनाए रखने का अनुपम सौभाग्य है। इस विधि से न्याय सुरक्षा आश्वस्त होने का कार्यक्रम विस्तृत होना समझ में आता है। इसका मूल्यांकन हर ग्राम मोहल्ला सभा के माध्यम से क्रियान्वयन होना व्यवहारिक हो पाता है। ग्राम समूह सभा अपने न्याय सुरक्षा कार्य का समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया को संपादित करेगा। इससे सभी मानव संतुष्ट रहने की गवाही अथवा प्रमाण तैयार होगा। यह मानव इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। तो यहाँ ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी होगा यह मानव इतिहास का स्वर्णिम अध्याय होगा। फिर आगे है, तीसरी कड़ी में उत्पादन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका है ही। परिवार समूह सभा में प्रौद्योगिकी के पक्ष में जितनी भी जानकारी चाहिए उन सब में पारंगत रहना आवश्यक है। ये 10 सदस्य लघु उद्योग, ग्रामोद्योग, लघु उद्योग विधा में पारंगत रहेंगे। जैसे वन खनिज की संतुलित व्यवस्था है वैसे ग्राम उद्योग विधा में उद्योग को स्थापित करेंगे। जैसे पढ़ाई की सामग्री, अलंकार सामग्री, गृह निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री, दूरगमन, दूरदर्शन, दूर श्रवण संबंधी उपकरणों को निर्मित करने की व्यवस्था बनी रहेगी। ऐसा उत्पादन उन 10 गांवों की आवश्यकता के अर्थ में रहेगा। इस उत्पादन कार्य में श्रम निवेश परस्पर 10 गांवों के बीच ही बना रहेगा। इसका आदान प्रदान के लिए विनिमय कोष
बनाना स्वाभाविक है। इस विनिमय कोष के साथ आदान प्रदान का संबंध बनाए रखेगी। स्वास्थ्य संयम पांचवी कड़ी है। इस कड़ी में ग्राम सभा में जितना भी स्वास्थ्य सुधार नहीं हो सका है, ऐसे लोगों के साथ स्वास्थ्य संयम केंद्र रहेगा। प्रौद्योगिकी कार्य से जितनी भी समाजगति के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध हुए रहते हैं, उसे हम समृद्ध कर रहे हैं। ऐसे समृद्ध कोष से स्वास्थ्य केंद्र को संपन्न बनाए रखने का केंद्र कार्य करेगा। इस प्रकार स्वास्थ्य केंद्र के लिए साधन भरपूर रहेगा। मुझे लगता है यहाँ रुकना चाहिए। कोई मुद्दा हो तो रोके भैया चर्चा के लिए। बताइए कुछ हो तो। अभी 6:35 हुआ है। हाँ, अभी तो काफी टाइम है। अभी कोई मुद्दा है तो रुक सकते हैं, नहीं तो थोड़ा और पढ़ सकते हैं भैया। भैया जी बोलिए। हर मानव में हेल्थ कॉन्शियस कैसे रहते हैं? हर मानव में हेल्थ का कॉन्शियस रहता है बोला बाबा जी ने, हाँ, ये पढ़ाया। तो कैसे कैसे रहता है? हम तो बीमार होते हैं और उसको ठीक करने के लिए इनहेरेंटली होती है या हमें कुछ करना है? देखिए अभी बीमार इसलिए होते हैं कि जो हम लोग जो भी कुछ खा पी रहे हैं ना, हम्म जो पानी पी रहे हैं, जो भी खाद्यान्न ले रहे हैं, जो फल ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, सब में जो है ना मिलावट है। हम्म एक तो मिलावट है और दूसरी बात है कि उसमें रासायनिक खादों का बहुत ज्यादा उपयोग किया है और तीसरा कीटनाशकों का उपयोग किया है। ये जो तीन कारण हैं, तीन बड़े स्रोत हैं जहां से रोग आ रहे हैं, हम्म है ना। फिर हवा खराब हो गई है, हम्म फिर जीवन शैली खराब हो गई है। हमको जब सोना चाहिए तब तक जगते रहते हैं। फिर खाने पीने का नियम नहीं है। कभी हम 10 बजे खा रहे हैं, कभी 12 बजे खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं, है ना। कभी रात में 11, 12, 1 बजे, 2 बजे तक खा रहे हैं। तो ये सब कारण हैं जिनके कारण से रोग हो रहे हैं। तो यदि परिवार समझदार होगा और परिवार समूह सभा और ग्राम सभा जो है इस तरीके के उत्पादन पे प्रतिबंध लगाती है, तो 90% बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी, बल्कि 100% ही खत्म हो जाएंगी। बहुत थोड़ी सी कुछ बीमारियां बचेंगी जो किसी कीड़े मकोड़ों से, जीव जानवरों से आदि से होती हैं। उसमें भी थोड़ा सा यदि अध्ययन करते हैं तो ये पता लगता है कि ये जो रोग पैदा करने वाले जो कीट पैदा होते हैं, वो मूल रूप से रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने से या कीटनाशकों के ज्यादा उपयोग करने के कारण से उनमें जहर प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इस कारण से वो बीमारियां, नई नई बीमारियां जो हैं वो आ रही हैं। जैसे ये मच्छरों से जो बीमारियां होने लगी ना, डेंगू है या चिकनगुनिया है आदि आदि, तो ये पहले कम होती थी। पहले केवल मलेरिया होता था, तो मलेरिया का भी जो है लोकल ट्रीटमेंट ही हो जाता था। बाद में क्या है, मच्छरों को हमने मारा, उसके कारण से मच्छरों
ऐसे मच्छर पैदा होने लगे और उनसे जो बीमारियां हैं वो भी बहुत ही भयानक बीमारी मच्छर से पैदा होने लगी। उसमें लोगों के मरने की संख्या बढ़ती जा रही है और पीड़ा भी बढ़ती जा रही है। जैसे ये चिकनगुनिया है या डेंगू है, इसमें शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा होता है मलेरिया की तुलना में। मलेरिया में भी होता है लेकिन मलेरिया की तुलना में चिकनगुनिया में बहुत ज्यादा होता है। ये पहले नहीं हुआ करती थी, तो अभी जो है ना वायु खराब है तो फेफड़े खराब हो जाते हैं। और पेस्टिसाइड वाला जो हम लोग दूध फल आदि सब्जियां खाते हैं उसके कारण से किडनी पेंक्रियास पे जो है असर आता है। तो किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है, पेंक्रियास खराब होती है, सब उसी से हो रहा है। और फिर जो बहुत अधिक फैट को खाते हैं ना, जैसे मांसाहार लेते हैं या मक्खन खाते हैं आदि आदि, तो उसके कारण से भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना हो रहा है या हार्ट डिसीज हो रही है, उसका मूल कारण यही है। तो यदि हर परिवार में समझदारी होगी और हर परिवार समूहों के बीच में समझदारी होगी, ग्राम सभा में समझदारी होगी, तो ये सब बीमारियों से हमको छुटकारा पाने के लिए अंदर से कोई व्यवस्था रहती है या बाहर से मेडिसिन ऐसा लेना है? ये मैंने आपसे कहा ना, यदि खाद्यान्न ठीक हो जाए, हवा पानी और खाने पीने की चीजें, तो बीमारी की जरूरत ही नहीं, तो दवा की जरूरत नहीं। अभी क्योंकि ये तीन चीजें खराब हैं इसलिए हमको दवाई लेना पड़ रही है। और साथ में हमारा ये रहन सहन, उससे हमको बीमारियां आती हैं और दवाइयाँ भी अच्छा नहीं है ना। दवाई रासायनिक पदार्थों से हमको ये वाला रोग सब आती है। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम और कुछ रासायनिक पदार्थ लेते हैं, इसीलिए टेम्परेरी रिलीफ होता है ना, उसके लिए ले लेते हैं टेम्परेरी। हाँ जी, योगेश भाई कुछ बोल रहे हैं, सुनीता बहन भी बोल सकते हैं। हाँ मैं ये कह रहा था। हाँ जी दीदी, हेलो। जैसे बोलिए, आपकी आवाज आ रही है भैया, आपको। हाँ ना, भैया ने बताया, वैसे अभी जो है ना मानव निर्मित जो अभी वातावरण है, अभी हमारा जो है ना खाद्यान्न और वो सब अभी बिल्कुल प्रदूषित है। और ये पर्यावरण भी हमने बिल्कुल प्रदूषित कर दिया है। हवा पानी सब चीज जो है हम पॉल्यूटेड ले रहे हैं। उसके अलावा हमारा रहन सहन भी सही सूचना के अभाव में, स्वास्थ्य की सही सूचना मतलब जो शिक्षा संस्कार का जो भूमिका है, अभी वो ठीक से है ना स्कूल में या जहाँ कहीं हो, शिक्षा संस्कार की भूमिका भी अभी ठीक से जो है नहीं हो रही है, कि जिसकी वजह से बच्चे को स्कूल से ही पता चले स्वास्थ्य के बारे में सही सूचना, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, है ना। तो ये सब मिला के अभी बीमारियां हैं। तो अगर स्वास्थ्य संस्कार के माध्यम से, जैसे भैया ने बताया, अगर परिवार ही समझदार है तो बच्चे को पैदा होने से ही तुरंत जो है सही खाने पीने, सही रहन सहन की सूचनाएं मिलेगी। उसके आधार पे वो खुद अपने स्वास्थ्य को संभालने लायक हो जाएगा। उसके अलावा जो है अभी भ्रमित स्थिति में आदमी स्वादेंद्रिय से सुखी होना चाहता है, स्वाद के आधार पे, टेस्ट बड्स के आधार पे, तो न खाने की चीज खा रहा है, न खाने के समय पर खा रहा है, न खाने की क्वांटिटी खा रहा है ना, केवल जो है सुखी होने के अर्थ में। जी भैया। तो इसकी वजह से भी बीमारियां फैल रही है। तो एक तो सही की सूचना के अभाव में ये हो रहा है, भ्रमवश हो रहा है, आदमी खाकर सुखी होने का प्रयास कर रहा है, उससे बीमारियां फैल रही है। दूसरी जो है ये भ्रमवश आदमी ने अभी जो ये कीटनाशक दवाएं और ये केमिकल्स का उपयोग करके
फिर जो पर्यावरण में ये प्रदूषण फैलाया हुआ है, उससे भी आदमी अगर उसके पास सही की सूचना होने के बावजूद भी जो है वो कितना भी करे, लेकिन अभी खाना पीना, हवा पानी सब जो है पॉल्यूटेड है, तो इस वजह से भी बीमारियां फैल रही है। तो अगर समझदार परिवार और शिक्षा संस्कार के माध्यम से है ना आदमी को ये सब सूचनाएं मिल जाए तो वो ऐसा खाना बनाएगा भी नहीं, ऐसा पकाएगा भी नहीं, ऐसा उगाएगा भी नहीं, है ना, मतलब सब तरह से जो है ये ठीक हो जाएगा। तो उस तरह से फिर बीमारियां चली जाएगी मतलब एज रिलेटेड रहेगी, एज रिलेटेड या जेनेटिक्स रिलेटेड, है ना। अगर जीन्स में है तो वो हो सकता है आगे पास हो, और उसमें भी अगर जो है माहौल ठीक हो गया तो फिर जो है जीन्स वाली बीमारियां भी ठीक हो सकती है। केवल एज रिलेटेड बीमारी जो है वो हो सकती है। बस इतना कहना है। हमारे बचपन में और कोई बीमारी आए तो फीवर जैसा और खाना बंद और लाइट फूड ऐसा देते। अब हाँ तो जी, एंटीबायोटिक्स यूज करके और स्ट्रांग फूड को खाने के लिए फूड ना छोड़ने के लिए डॉक्टर्स कर रहा है। हाँ जी। हम्म, पहले तो फास्टिंग पे जोर था ना, अगर कुछ भी बीमारी है तो आप जो है फास्ट कर लो, शरीर अपने आप जो है अपनी सिस्टम सेट कर देता था, भी कर रहा है। अभी भी अगर आपको शरीर में कोई अव्यवस्था लगे तो आप जो है बिल्कुल खाना पीना आप थोड़ा छोड़ दीजिए, तो शरीर जो है स्वयं स्फूर्त अपने आप जो है वो व्यवस्था को ठीक कर सकता है। लेकिन अभी सही की सूचना नहीं है ना, पूरा गड़बड़ है, तो इसकी वजह से बीमारी आती है, और बीमारी को कंट्रोल करने में, बीमारी को निकालने में और बीमारी जो है मल्टीप्लाई होती है, फैलती है, पुष्ट हो रही है ना। एक नहीं तो दूसरी साइड इफेक्ट के रूप में जो है दूसरी बीमारी पैदा होती है। अभी भैया ने बोला है वो मच्छर को हम निकालने के मच्छर को निकालने गए तो मच्छर और पावरफुल स्ट्रांग होके हो मच्छर गया। आ गए। हाँ, ऐसा हो रहा है। ब्रह्मवश तो यही होगा। हम बस एक गलती को सुधारने जाओगे, 10 गलती को पैदा करोगे। ठीक है भैया। ठीक है भैया। और बताइए, और जो बाकी मैं परिवार, हाँ, मैं इसमें जो कुछ परिवार, जोड़ना चाहती हूँ हाँ हाँ जोड़िए। जी। मैं एक अभी का करंट एग्जांपल रखना चाहती हूँ। अभी जब ये लॉकडाउन हुआ और कोरोना का ये चला और उसमें लोगों का बाहर आना जाना रुक गया, बाहर का खाना रुक गया, और बहुत सारा मेड्स का बनाया हुआ भी खाना रुक गया बहुत सारे लोगों का। तो सब लोग खुद ही घर में बना रहे थे, बर्तन भी खुद ही कर रहे थे। और इस साल हमने देखा कि दिल्ली में हर साल चिकनगुनिया और डेंगू के बहुत केसेस होते हैं। इस साल केसेस ही नहीं आए। अब बताइए, जबकि अभी कोई खाना भी नहीं बदला है। मतलब यदि कहें तो हो सकता है पेस्टिसाइड वाला ही आ रहा होगा, केमिकल वाला ही आ रहा होगा, वो सारी चीजें होंगी। उसके बावजूद भी थोड़े ही चेंज से इतना फर्क आप देख सकते हैं। दिल्ली में तो मैंने ये देखा, मैंने कहा हर साल इतने चिकनगुनिया डेंगू वगैरह के केसेस आते थे और इस बार बिल्कुल केस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जितनी दवाइयां और जिससे चिकनगुनिया को यदि हो जाए और आप उसको ठीक करने जाएं तो करीब उसमें पैसा भी बहुत लगता है, और 6 महीने से लेकर 1 साल तक बॉडी में से पेन नहीं जाता। और मैंने इसमें प्रयोग किया, इसमें कई तरह के फीवर में किया, मतलब वो ऑलरेडी मेंशन है, मैंने तो केवल उसको अपने व्यवहार में लाया और अपने आसपास के लोगों से। तो महासुदर्शन घनवटी करके एक 10 जड़ी बूटियों की गोलियां बनाते हैं आयुर्वेद में, उसको आप लीजिए। और जो जैसे युकेश भैया ने कहा कि फास्ट कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, बॉयल पानी पी लीजिए, 3 दिन में बुखार उतरता है और बिल्कुल दर्द नहीं होता और बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मैंने 8 महीने के बच्चे को भी फास्ट कराया है, हमारे घर के 3-4 बच्चों को कराया है
और उनका बुखार भी, थोड़ी सी एनर्जी लो जरूर हुई, लेकिन 2-3 दिन में वो बच्चा एकदम ठीक हो गया और दोबारा बुखार भी नहीं आता। और मैं सिर्फ फास्टिंग का इतना वो है, और फास्टिंग में भी जैसे मैं कहूँ अभी फास्टिंग के जो मैंने इफेक्ट देखे हैं, और वो भी पहले तो चलिए परंपरा में था ही कि हफ्ते में एक आध फास्ट तो रहता ही था, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो बस खाना बंद कर देते थे, रेस्ट करने के लिए कहते थे। लेकिन अभी मैं अपनी बेटी के साथ रुकी तो मैंने उनको कहा हमारे पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, काम ज्यादा है, तो हम ऐसा करते हैं कि सुबह हल्का कुछ खा लेंगे, फ्रूट और जूस, और थोड़ा बहुत बच्चों के लायक कुछ बनाते हैं, आराम से खाना बनाएंगे। खाना बनाते बनाते हम 5-6 बजा लेते थे, क्योंकि बीच बीच में सेशन भी चलते रहते थे सारे, तो हम एक ही टाइम खाना खाते थे 5 से 6 बजे तक सारे लोग। तो इसी बीच में कितनी सारी चीजें जो घर वालों की दूर हुई, जैसे मेरी बेटी अक्सर sciatica पेन की शिकायत करती रहती थी, वो बिल्कुल ठीक हो गया कुछ ही दिनों में, ठीक है। और भी जो प्रॉब्लम थी वो सारी ठीक हो गई। तो ब्लड प्रेशर और ये डायबिटिक जैसी चीजें तो केवल इसी से दूर हो जाती हैं। और यदि हम 6 बजे तक अपना खाना खत्म कर लेते हैं शाम का, मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, ठीक है जी। तो और सुबह जनरली होता है कि आप सारी क्रियाओं को खत्म करते करते यदि 10 बजा दें, और ये यदि 16 से 18 घंटे की फास्टिंग रहती है, तो आपका सिस्टम इतना बढ़िया काम करता है, बहुत ही बढ़िया, कभी बीमारियां होती ही नहीं है। जो सुरेंद्र भैया कह रहे थे ना, ऑलमोस्ट 95% बीमारियां। तो मैं अपने घर में देखूं, अपने आसपास जो मैंने जितने हम लोगों ने इस तरह की चीजों को अपनाया है, मैंने पिछले 15 साल से ना मेरे सिर दर्द हुआ, ना एक गोली भी खाई किसी भी चीज की। बहुत अद्भुत। तो मैं अपने बारे में इतना बता सकती हूँ। और ये जितनी भी चीजें आसपास, तो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की, इवन गॉल ब्लैडर वगैरह जैसी चीजें, किडनी के स्टोन वगैरह, ये सब भी थोड़ा सा खाना बदलने से, थोड़ा सा फास्टिंग करने से ठीक हो जाते हैं। आपने और एक और बात है, जी, आयुर्वेद में एक और चीज मेंशन है कि हर व्यक्ति की जन्म लेते समय एक प्रकृति होती है, और कहते हैं व्यक्ति की प्रकृति पूरे जीवन काल में वो बदलती नहीं है, ठीक है। लेकिन वही वो कहते हैं यदि आपका खान पीन ठीक हो, रहन सहन ठीक हो, तो 60% आपके हाथ में होता है शरीर को स्वस्थ रखना। तो इतना इतना आप ठीक कर सकते हैं अपने आप। तो इसके बाद देख लीजिए क्या बच जाता है। जी योगेश भैया। हाँ भैया, दीदी आप कंटिन्यू कीजिए, आप कुछ कह रहे थे। जी जी जी। हाँ जी, नहीं तो प्रकृति भी, जी, प्रकृति भी आपको जो मतलब वो उसको कैसे तीनों दोषों को संतुलित रखा जा सकता है, ठीक है, उसको भी केवल आप केवल सही खाने पीने से, सही रहन सहन से बिल्कुल बैलेंस में ला सकते हैं। और बहुत ही स्पेसिफिक है कि आपको किस एज में, किस ऋतुकाल में, कितने बल के साथ क्या खाना चाहिए, वो सारा यदि थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए। और बिल्कुल जैसे सुरेंद्र भैया ने कहा कि होता ही ये है कि हम लोग अनुकूल संवेदना पाने के लिए या तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, फिर ओवर ईटिंग करते हैं तो ओवर स्लीपिंग करते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेस रहते ही हैं। यदि समझदारी पूर्ण जीवन जी पाते हैं और मूल्यों के साथ जी पाते हैं तो तनाव तो रहता ही नहीं है, और भी हमें शरीर में होने वाली हर स्थिति का हम ठीक से अनुमान भी कर सकते हैं, आकलन भी कर सकते हैं। जी भैया, मैं इतना ही रखना चाहती हूँ। एक बात और योगेश भैया, एक बात मैं रखना चाह रहा था कि श्रम के प्रति जो सम्मान है वो भी नहीं है। मतलब श्रम से समृद्धि वाली बात या मानसिकता नहीं होने के कारण भी ये बहुत समस्याएं रहती हैं। जी भैया, बिल्कुल सुनील भैया जो कह रहे हैं उसको भी मैं जोड़ देती हूँ। मैंने जब खेती का काम शुरू किया तो जिस दिन खेत में जाती थी तो मैं उस दिन थोड़ा फावड़ा भी चलाती थी, कुछ पेड़ वेड़ की टहनियां भी काट देती थी। उस दिन मैं शाम को डबल रोटियां खाती थी। मैं कहती थी आज क्या हो गया। फिर मैंने कई बार नोटिस किया तो श्रम का इतना प्रभाव है शरीर पे, और मैंने देखा है कि मेरे हाथ भी इतने मजबूत हुए इस दौरान 5-7 सालों में ही, कि और जो 60 साल के लोग होते थे ना, मैं उनके हाथ देखती, अपने हाथ देखती तो मैं कहती अच्छा ये तो काफी ठीक है, काफी बल भी बढ़ता है।
श्रम से। बिल्कुल कि ठीक बात है दीदी। जी भैया। हाँ जी, और आप कुछ कह रही है? नहीं भैया, ये वाला सुनील भैया ने कहा ना श्रम से, तो वो हाँ मुझे ध्यान आ गया कि ये भी मैंने अपने में ये करते हुए मैंने ये फर्क पाया और शरीर मजबूत होता ही चला गया। इवन बिल्कुल मैं यदि 15 साल पे जहाँ खड़ी थी उससे शरीर मजबूत ही हुआ है और ठीक ही हुआ है, और बीमारियां तो रही ही नहीं है कोई भी। बिल्कुल। मतलब सिर दर्द भी नहीं हुआ इतने सालों में। ठीक बात है दीदी। स्वस्थ मानव की जो डिजाइन है ना, जी शारीरिक श्रम मानसिक विश्राम, अभी बिल्कुल उल्टा चल रहा है। अभी शारीरिक हाँ विश्राम मानसिक श्रम चल रहा है। अभी माँ जी बाप भी बिल्कुल। चाहते हैं कि बेटा मेरा हाँ, व्हाइट कॉलर जॉब करे, है ना। जी हाँ हाँ, तो उस अर्थ में उसको जो है ना, मतलब बिल्कुल उल्टी डिजाइन चल रही है। तो फिर बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे, है ना। आज की जो सही बीमारियां है बात ना, है। मेरे हिसाब से हाँ 80% बीमारियां मन से उतरी हुई बीमारियां हैं, मानसिक बीमारी है, तनाव बिल्कुल, जन्य है। साइकोसोमेटिक। हाँ हाँ जी। तो उस समय उसमें हम फिर जो है खाना पीना रहन सहन कितना भी ठीक करेंगे, लेकिन अगर दिमाग में गड़बड़ चल रही है, विचारों में गड़बड़ चल रही है, तनाव जी चल रही है, तो बीमारी आनी ही है, बीमारी रहनी ही है ना। जी जी तो पद्मा जी, ये भी जो है मुद्दा ध्यान में रखने लायक है। जी भैया। हाँ, हम लोग केवल जो है शरीर को मतलब बाहरी सब जो है ठीक रखने से ऐसा मान ले कि शरीर स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। मन भी स्वस्थ होना जो है अनिवार्य है। अगर मन अस्वस्थ है तो शरीर जो है बीमार रहेगा ही। बॉडी को कंटिन्यूअस वर्क देना है और कंटिन्यूअस वर्क देना ऐसा भी नहीं है दीदी, लेकिन उसको श्रम कराना है श्रम ना। कर। हाँ, जी जी। हाँ कंटिन्यूअस। भैया। हाँ हाँ जी। जी योगेश भैया ने कह रहा ठीक था कहा, इसके अलावा पद्मा जी। जो परिवार हाँ समूह सभा। हेलो हाँ हेलो। हाँ भैया, जी बताइए भैया। मैं कह रहा था कि थोड़ा थोड़ा सा परिवार समूह सभा और ग्राम सभा के बारे में क्या स्पष्ट हुआ, वो भी थोड़ा थोड़ा रखिए ना आप दोनों लोग। भैया मेरे पास किताब नहीं है और मैं थोड़ा बाद में जुड़ा था, इसलिए किताब होता तो ज्यादा ठीक रहता। ठीक है, सुनीता बहन रहे। ग्राम सभा समूह के लिए तो जो लिखा है ये काफी ठीक ही लिखा है भैया। दोबारा मुझे उसको थोड़ा सा एक बार आर्टिकुलेट करना पड़ेगा। ये बिखरा हुआ है। बेसिकली 5 व्यवस्थाओं की बात की है, जो पहली कड़ी में शिक्षा संस्कार की बात की है, और जिसमें उसकी जो सह अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान संपन्न होने तक जो शिक्षा पद्धति की बात है, और प्राथमिक शिक्षा को और सभी शिष्यों के साथ जो करने की बात है, और वेतन या मानदेय की नहीं है, जो भी ये परिवार से जुड़े हुए उससे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होंगे वो उसको चला पाएंगे। और उसी तरह से उसका मूल्यांकन जो लिखा ही है कि ऐसी मानसिकता यदि नहीं हुई है तो कैसे जो रहने वाले परिवार हैं पूरे गांव के, उसमें उनका कैसे मूल्यांकन करना होगा, और फिर से दोबारा कैसे और कितनी आवश्यकता है उसके आधार पे आगे का कार्यक्रम फिर से बनाने की व्यवस्था। और दूसरी कड़ी में न्याय और सुरक्षा की सुरक्षा कार्य संपन्न की बात है, जिसमें जो भी सदस्य होंगे उनके ज्ञान संपन्न विवेचना की विश्लेषण की जो स्पष्टता की बात है, उनकी कितनी स्पष्टता है। और तीसरी कड़ी में उत्पादन कार्य की बात की गई है, जो जिसमें भी जो ग्राम उद्योग जिसमें संभावना है, और जो प्रधान उत्पादन कार्य के रूप में कृषि, पशुपालन, ग्राम शिल्प, हस्तकला के अलावा बाकी जो ग्राम उद्योग हैं उसमें जो भी तकनीकी होगी वो सभी परिवारों में रहेगी ही। और जिस परिवार में किसी की श्रेष्ठता देखने को मिलती है तो सबके लिए ग्राम सभा के माध्यम से उपलब्ध रहेगी, बाकी परिवार उसमें सीख सकते हैं। इसी तरह से जो ऊर्जा के लिए संसाधन है और नेचुरल संसाधन है उसकी भी व्यवस्था और तकनीकी सभी के लिए उपलब्ध रहे।
और इसके अलावा जो गृह उद्योग या जो स्थानीय संपदा है उसके आधार पर क्या क्या उद्योग हो सकते हैं, उसके लिए क्या तकनीकी हो, क्या सुलभ व्यवस्था हो, उसके लिए भी ग्राम सभा का कार्य करना और प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तावित करना होगा उसको करना। जैसे इसमें एक जल का जो लिखा है कि जल की कैसे व्यवस्था हो, कि जितना जल निकाला है उससे 4 गुना क्यों रखना है, क्योंकि कुछ उड़ जाता है, कुछ धरती की सतह सोख लेती है। तो जो भी नेचुरल की व्यवस्था है उसको ठीक से अध्ययन करके उसके अकॉर्डिंग ही जो भी कार्यक्रम बनाना, उसी के आधार पे जो भी कुआं तालाब जो बनाना है, जितनी आवश्यकता है साल भर में पानी रखने की, उसको कैसे स्टोरेज करना है, उसकी व्यवस्था की बात है। और भूमि के उपयोग के लिए, भूमि का जो भी उपयोग है सदुपयोग के लिए, तो साथ में लकड़ियां जो हमें चाहिए, इमारती लकड़ी हो या जलाऊ, जो भी साथ में लगाया जा सकता है। तो मैं जिसमें इसमें अपना रखना चाहती हूँ कि जब मैंने ये जगह ली थी तो मैंने एक ऐसा लिया था कि साइड से रोड जाती है, तो मैंने साइड से जो पेड़ लगाए थे वो करीब मैंने 150 से 200 पेड़ लगा दिए थे साइड की रोड पे। और मैं 2 बार उनको बड़े हो गए हैं, 2 बार उनको बेच चुकी हूँ। ये साथ ही साथ ऑटोमेटिकली हो रहा है खेती के साथ साथ, जो जैसा इसमें लिखा है मैंने साथ में ऐसे ही जोड़ दिया जो मैंने किया था। तो इसके अलावा फिर चौथी कड़ी में इसके साथ में जो विनिमय कोष का है, लाभ हानि मुक्त विधि से ग्राम के सभी लोगों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था, जिसमें एक एक परिवार और पूरे ग्राम में जो जो उपलब्ध हो रहा है वो एक या तो 10 गांव के जोड़ के कोष में जमा हो जाएगा, और उससे आगे कैसे उसका लेन देन होगा, उसका पूरा जो अकाउंट रखना है और प्रतीक मुद्रा के रूप में जैसे संख्या रखना है उसके आधार पे। इसी के अलावा यदि जो गृह निर्माण में उपयोगी वस्तुएं हैं, कृषि औजार है, इसके अलावा जो भी अलंकार संबंधी वस्तुएं हैं या आहार संबंधी वस्तुएं हैं, और एक कोषालय से बाजार में दूसरा स्वराज कोषालय में ले जाने की लाने की व्यवस्था ग्राम स्वराज व्यवस्था में रख सकते हैं। और 5वीं कड़ी स्वास्थ्य संयम है। स्वास्थ्य संयम का मतलब मानसिक रूप में संतुलन रहने का तौर तरीका, जिसको अभी योगेश भैया ने मेंशन किया ही है। इसके अलावा वन औषधियां, घरेलू औषधियों और बनी हुई औषधियों का कैसे आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना है। साथ में व्यवसाय, व्यायाम, आसन, प्राणायाम जो शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि में या फिजिकल वर्क के रूप में जिसको कह रहे हैं, उसको किस तरह से उसका संचालन करना है। इस तरह से 5 कड़ियों के संचालन के रूप में 5 समितियों का मनोनीत करना, और ग्राम सभा में अधिकार निहित रहना। संख्या का प्रश्न है वो उसी समय जितनी आवश्यक है उसके आधार पे कितने लोगों को कितना काम करना है, वो उसी समय मुद्दा को उसको विचार किया जा सकता है। यही ग्राम स्वराज वैभव का तृतीय सोपान है। मेरे ख्याल से इसके अलावा यहीं से शुरू हो गया है, आपने यहीं पे रुके थे। हाँ नहीं, जी, इससे आगे थोड़ा सा और था जी। तो चौथा 4 तक अपन आ गए थे, 4 जी, सोपान तक। 4 सोपान तक हम आ गए थे। इसके यानी अलावा तो फिर जी ग्राम समूह सभा तक है ना, ग्राम जी सभा। जी जी कल हम लोग फिर 5वीं पे चर्चा करेंगे, 5, 6, 7, जी 8, 9, 10 जी है ना। लेकिन इसमें मूल बात है कि जो ग्राम है, ग्राम में ही 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों का प्रकाशन होता है, और इसीलिए जो ग्राम जो जगह है वहाँ पे इन 5 की समितियां भी रहती हैं, और सभा तो रहती ही है ग्राम सभा की। जी और ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो जी समाधान समृद्धि संपन्न परिवार से आ रहे हैं, जी और ऐसे जो समाधान समृद्धि संपन्न परिवार है वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में इसको प्रमाणित कर चुके हैं, जी क्योंकि वो परिवार समूह सभा प्रतिनिधित्व विधि से बनी है ना। जी तो इसलिए उनमें समाधान और न्याय को प्रमाणित करते हैं। तो ऐसे पारंगत लोग ही ग्राम सभा में जा रहे हैं, जी है ना। ऐसा नहीं है कि सीधे परिवार से ग्राम में जा रहे हैं। जी हाँ तो परिवार से ग्राम में जाएंगे तो ये जो अभ्यास उनका परिवार समूह सभा में हुआ है वो काम नहीं जी आ पाएगा, है ना। जी जी तो
सभा भी धीरे धीरे ऊपर की सभाएं जो हैं धीरे धीरे परिष्कृत होती जाती हैं, जी और जो ग्राम समूह सभा है वहां पे फिर पांचों आयाम यानी उत्पादन से लेके स्वास्थ्य संयम तक इन जी पांचों समितियों का भी एक भूमिका शुरू हो जाता है। जी इसके बाद जो ऊपर के आयाम है वो क्रमशः ग्राम स्वराज व्यवस्था को मजबूत करने के अर्थ में ही अपनी पूरकता का निर्वाह करते हैं। केवल कुछ थोड़ा सा उत्पादन और थोड़ा सा जो है शिक्षा, इसमें उनकी भूमिका रहती है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर जो उत्पादन है ना वो ग्राम के स्तर तक पूरा हो जाता है। जी जो विनिमय है वो बहुत थोड़ा सा विनिमय बचता है, क्योंकि आम आदमी को यदि एक परिवार को अपन देखें तो 90% वस्तुएं वो होती हैं जिनका उत्पादन ग्राम की सीमा तक हो जाता है। जैसे आहार से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें से मैक्सिमम वस्तुओं का उत्पादन हो जाता है। फिर वस्त्र आदि जो है वो भी हो जाते हैं, कपड़ों का निर्माण है ना, अलंकार का निर्माण, ये सब जो है ग्राम की सीमा तक हो जाता है। और यदि थोड़ी बहुत कोई चीजें 2-5% चीजें बचती हैं तो वो ग्राम समूह से या उससे ऊपर के समूह से वहां से आ जाती है। तो इस तरीके से जो है एक पूरी व्यवस्था का स्वरूप हमको ग्राम के स्तर पे मिल जाता है, जहाँ पे ग्राम सभा भी है और 5 समितियां भी हैं। और इन 5 समितियों में और ग्राम सभा में जो लोग आए हैं उन्होंने परिवार समूह सभा में अभ्यास किया हुआ है, अभ्यास किया है और अपनी समझदारी को प्रमाणित किया है। तो अपनी समझदारी को प्रमाणित करने के आधार पर ही उनका ग्राम सभा के लिए मनोनयन या चयन हुआ है या निर्वाचन हुआ है। तो इस विधि से एक व्यवस्था का स्वरूप जो है निकल के आता है। हम लोग अभी जहाँ फंस गए हैं उन सब समस्याओं का समाधान भी निकल गया है। ठीक है, मुझे लगता है कल थोड़ा सा और इस पे हाँ चर्चा करेंगे। जी भैया, आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो पार्ट रखा कि एक तो पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम ग्राम सभा ग्राम समूह के उसमें ही है, और सेकंड पार्ट सोपान है, एक सीढ़ी जो क्रम है, प्रक्रिया है, एक के बाद एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई और आगे उसमें परिष्कृत होता जा रहा है, समझदारी का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए व्यक्ति। तो परिमार्जन और परिष्करण जो है दोनों साथ जी साथ चल रहा है। जी जी हाँ और इसमें पारंगत भी होते जा रहे हैं। जो जी स्किल होती है ना हर परिवार में, क्योंकि कोई ना कोई उत्पादन हो रहा है जी तो उसमें वो पारंगत रहते हैं जो व्यक्ति सभाओं में प्रतिनिधित्व करते हैं। जी इसके अलावा भी यदि किसी परिवार में कोई एक विधा जो है जिसमें कोई एक नई चीज निकल के आती है या कोई पारंगतता बनती है, उस स्थिति में ये लिखा है कि वो उसकी सूचना ग्राम सभा को दी जाएगी जी ताकि बाकी जो लोग हैं वो उसको सीख सकें। तो ग्राम सभा उसका इंतजाम करेगी कि बाकी लोग उसका लाभ ले सकें। ठीक है, मुझे लगता है ना। जी जी और किसी को कुछ बोलना हो, पूर्णिमा बहन को या भास्कर भाई? A small question to Sunita sister. जी आपने अभी अभी बताया 200 ट्रिक्स के बारे में और कुछ अफ्यूम लगाया और उसका उपयोग किया, कहाँ जी रखा, जी जरा विस्तार से बोलिए ना। आप पेड़ लगाने के बारे में कह रहे हैं? पेड़ लगाने के बारे जी में। जी, जो टिम्बर में जो लकड़ियां काम में आती हैं, खेती करते हुए साइड की एक मैंने 4-5 फुट की लंबी जगह छोड़ दी और हाँ टीक भी लगाया था। टीक थोड़ा लंबा समय लेता है, उसके भी कुछ पेड़ लगाए थे मैंने, 70-80 पेड़ उसके लगाए थे। और बाकी उसके बीच बीच में जो पेड़ जल्दी ग्रो हो जाते हैं, 6-7 साल में टिम्बर के रूप में यूज हो जाते हैं,
और उनको लगा दिया था। एक और मैंने काम किया था कि मैंने ना एक आजकल एक टेक्निक है, उसमें से ना लैंड को स्लांटिंग बना देते हैं। तो जितना एक्सेस पानी होता था वो एक साइड पे जहाँ लोअर लैंड बना दी, उस पे